हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूपी बोर्ड के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। मैं संजय कुमार। तो स्टूडेंट, इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो इस समय जो है ऑप्टिक्स का चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम लोग 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें से हम लोग ये सीख चुके हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण के बारे में भी हमने जान लिया है। गोलीय दर्पण हमारे 2 टाइप के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इनसे प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है ये जो है पढ़ लिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रतिबिंब बनने के नियम, क्योंकि प्रतिबिंब जो है कैसे बनता है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, अंत तक जो है वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये टॉपिक अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, चाहे अवतल दर्पण द्वारा या फिर उत्तल दर्पण, दोनों दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब बनने का जो नियम है या प्रतिबिंब कैसे बनता है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि सर ये सिलेबस में तो नहीं है फिर भी आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है, भले सिलेबस में जो है प्रकाश का परावर्तन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके पास थोड़ा भी टाइम है तो आप इस चीज़ों को भी जो है पढ़ लीजिए। एग्जाम टाइम में जो है इसको रिवाइज मत करना, ठीक है, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऑप्टिक्स में इन सब चीज़ों के बारे में हम नहीं जानेंगे तो समझ लीजिए ऑप्टिक्स हमारी आधी अधूरी हो जाएगी। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, प्रतिबिंब बनने से पहले कुछ 3 बेसिक रूल है, या इसे कह सकते हैं प्रतिबिंब बनने के नियम के नाम से भी जान सकते हैं। तो क्या है, सबसे पहले उसको हम जान लेते हैं। तो देखिए, कुछ 2-3 टाइप की जो है हमारी किरण है जिनसे हम आपको रूबरू कराते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि जैसे ये हमारा क्या है, कोई एक अवतल दर्पण है, ये क्या है, एक हमारा अवतल दर्पण है, ये इसका पॉलिश सतह है, ये इसका क्या है, पॉलिश सतह है, और ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ, क्लियर। अब देखो, ये इस दर्पण का क्या है, वक्रता केंद्र है। क्या है, वक्रता केंद्र, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, सी से। ये हमारा केंद्र है। अब जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष, ये क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष की परिभाषा कल हमने आपको बताई भी थी कि मुख्य अक्ष होता क्या है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ध्रुव का मतलब होता है P, और ध्रुव जो है द्वारक का मध्य बिंदु होता है, द्वारक का मध्य बिंदु होता है। ये हमारा दर्पण अवतल दर्पण है, इसका मध्य बिंदु P है, इसी को बोलते हैं ध्रुव। ये हो गई मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं इसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन कल डिस्कस किया गया था। तो चलिए उसी को यहाँ पे ड्रा किया जाए। तो जैसे मान लेते हैं ये हमारी जो है मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आई। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आई। अब ये परावर्तन इसका होगा कैसे, तो परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम में हमने जो है पढ़ लिया है, क्या पढ़ा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी प्रकाश किरण जिस कोण पर आता है उसी कोण पर परावर्तित होता। और ये कोण बनता कैसे है, आपतन कोण बनता किसके, आपतित किरण और अभिलंब। ठीक है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब के बीच ही कोण बनता है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोई समतल दर्पण है, ये प्रकाश किरण आई, यहाँ पे हमने जो है अभिलंब खींचा। ठीक है, ये हमने क्या किया, अभिलंब खींच लिया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है क्योंकि भाई स्केल है नहीं मेरे पास, हाथ से ही खींचना है तो टेढ़ा सीधा हो जाता है। चलो अब सीधा दिख रहा। और ये जो जितना कोण बना रहा इसी एंगल पर अगर ये आई है तो इसी एंगल पे अभिलंब के साथ इसी एंगल पर वापस चला जाएगा, ये कोण आर। यानी कोण आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण आर। अब यहाँ समतल दर्पण था, सीधे सीधे हमने क्या किया, सतह पर एक लंब खींच लिया, अभिलंब खींच लिया। लेकिन अब यहाँ पे तो गोलीय दर्पण है, इसका अभिलंब हम कैसे खींचेंगे, तो अगर इसका अभिलंब खींचना है तो थोड़ा सा रिवाइंड करो। ये गोलीय दर्पण है क्या, एक किसी गोले का ही तो पार्ट है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक छोटा सा गोला है। ठीक है, अब इस गोले का कोई एक केंद्र होगा, केंद्र होगा, तो ये गोले का क्या है, परिध है। ठीक है, ये वृत्त का क्या हो गया, हमारा परिध हो गया। तो अब केंद्र से परिध को मिलाने वाली कोई भी रेखा, ठीक है, केंद्र से कहीं पर भी परिध को मिला दो, वो हमेशा जो है इस बिंदु पर, किस बिंदु, परिध के जिस बिंदु पर मिलेगी
उस बिंदु पर हमेशा क्या होगी, लंब होगी, यानी जो हमेशा इसके बीच कोण बनेगा 90। कहीं पर भी आप मिलाओगे तो इसके बीच जो कोण बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। ठीक है, तो चलिए यहां देखते हैं, अगर इसको पूरा करने की हम कोशिश करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक गोला ही तो है। ठीक है, ये भी एक गोले का ही पार्ट है। तो इस तरीके से ये हमारा एक गोले का पार्ट है जिसका केंद्र सी हमें पता है, केंद्र क्या हमें पता है। अब इस बिंदु पर हमें अभिलंब खींचना, ये कौन सा बिंदु हो गया है, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु है। तो अब इस आपतन बिंदु पर अगर हमें अभिलंब खींचना हो तो यहां से इसको हम क्या करें, मिला दें वक्रता केंद्र से। ठीक है, तो वक्रता केंद्र से मिलाती हुई रेखा हमने खींच दिया, ये इस पर क्या हो गया, अभिलंब। तो इसके बीच जो आपतन कोण बन रहा है ये हमारा आपतन कोण आई हो गया। अब जिस एंगल पे आया है उसी एंगल पर क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, यानी आई कोण पर आया है और इतने ही कोण पर क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण, दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक उसी तरीके से यहां भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई तो यहां पर अगर नीचे आ गई है तो नीचे अभिलंब कैसे खींचेंगे, सी से मिला दो। जिस बिंदु पर गिर रही है या आपतित हो रही है उस बिंदु को हम क्या करें, वक्रता केंद्र से मिला दें। तो वक्रता केंद्र से मिला देने पर ये लाइन उस बिंदु पर क्या हो जाएगा, अभिलंब का काम करेगा। तो अभिलंब का काम कर गया। अब ये प्रकाश किरण जो है परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, इस बिंदु से होकर चली जाएगी और इसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस, और इसे यफ कैसे प्रदर्शित करते हैं। और एक बात, अगर ये प्रकाश किरण अपने आप मिल रही हैं यानी परावर्तित होकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं, तो जो हमारा बिंदु मिलेगा ये वास्तविक बिंदु होगा, यानी ये वास्तविक फोकस होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसे हमें आगे पीछे करके कहीं जबरदस्ती मिलाना पड़ रहा है तो ऐसे कंडीशन में ये जो है आभासी मिलेगा। ठीक है, कैसा बिंदु मिलेगा, आभासी बिंदु मिलेगा। चलिए पहली चीज क्लियर हो गया, इसको रूल में भी लिख लीजिएगा। ठीक है, चाहे तो आप इसको प्रतिबिंब बनने के नियम हेडिंग डाल लीजिए और उसमें लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। रूल नंबर 1। दूसरा रूल, अगर देखो मुख्य अक्ष के समांतर आई तो फोकस से होकर निकल गई, लेकिन अगर प्रकाश किरणें फोकस से ही होकर आए, मान लो कोई प्रकाश किरण इस तरीके से आ रही फोकस से होकर, ठीक है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। ठीक है, अब जिस बिंदु पर आपतित हो रही, इस बिंदु पर आपतित हो रही है, तो अब इस बिंदु पर अभिलंब खींचो। अभिलंब कैसे खींचोगे, अभी भी बताया गया है कि जिस बिंदु पर आपतित होती है आपतन बिंदु को क्या करो, वक्रता केंद्र से मिला दो। तो इसको यहां से मिला देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिलंब का कार्य करेगा। और परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगा, जिस कोण पर आ रहा है, ये कोण है इंसिडेंट एंगल, यानी आपतित किरण यही है और ये हो गया अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है ये हमारा आपतन कोण होगा। तो ये कोण है, इसी कोण पर, इतने ही कोण पर ये वापस ऐसे चला जाएगा, यानी ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो क्या देखने को मिल रहा है कि फोकस से होकर जाने वाली रेखाएं या फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आई तो फोकस से होकर चली गई, फोकस से होकर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाएगी। ठीक है, दूसरी पॉइंट हो गई। अब आते हैं तीसरी जो खास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, यानी सी से होकर जाती है, ठीक है, वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है तो कहां बनेगी। सबसे पहली बात देखो, जैसे मान लो वक्रता केंद्र से होकर, और वक्रता केंद्र को अगर हम परिधि से मिला दें तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, परिधि पर लंब होगा। क्या होगा, परिधि पर अभिलंब होगा, यानी अभिलंब के साथ ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, 0। यहां पर कितने एंगल पर आ रही है, 0 एंगल पर, यानी ये प्रकाश किरण अभिलंब के साथ 0 एंगल पर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात किस एंगल पे जाएगी, जितने एंगल पर आती है उतने ही एंगल पर वापस जाती है। तो 0 एंगल पर आ रही है तो 0 एंगल पर वापस जाएगी, यानी जिस एंगल पर आई है उसी एंगल पर वापस चली जाएगी। ठीक है, तो इसी पे वापस चली जाएगी। ठीक है, तीनों बातें एकदम क्लियर हो गई हैं। तो अगर तीनों बातें एकदम से क्लियर हो गई हैं तो चलिए अब जो है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो देखिए क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा।
ठीक है। तो चलिए ध्यान देते हैं। अवतल दर्पण में टोटल 6 केसेस हैं जहां पर बिंब की प्रतिबिंब हम निकाल सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये बिंब होता क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम किसी समतल दर्पण के सामने खड़े हैं, ठीक है, और हमारी प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बन रही, तो हम जो है यानी खुद हम बिंब का कार्य करेंगे, यानी वस्तु जो है वो आपका बिंब कहलाता है। वस्तु क्या है? बिंब कहलाता है, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा बिंब कहलाता है और जो इमेज बनता है वो प्रतिबिंब, ठीक है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन क्या है कि जब बिंब अनंत पर हो, कोई भी वस्तु है, वस्तु से हमें 2 प्रकाश किरणें भेजनी होती हैं, ठीक है। 2 प्रकाश किरणें भेजनी होती हैं और परावर्तन के पश्चात वो प्रकाश किरणें एक दूसरे से जहां इंटरसेक्ट करती हैं या जहां पर एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो पहली कंडीशन में क्या है कि जब वस्तु अनंत पर हो, तो वस्तु जब अनंत पर है तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, ठीक है। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं और परावर्तन के पश्चात कहां से जाती हैं? अभी अभी आपको बताया गया कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें फोकस से चुपचाप निकल जाती हैं, ठीक है। तो ये जो हमने पहले आपको बताया कि 2 प्रकाश किरणें हमको लानी होती हैं, तो ये भी निकल गई ऐसे। तो ये दोनों एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? फोकस पर। तो जब वस्तु हमारा यानी बिंब जो है वो अनंत पर स्थित है, तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है? फोकस पर। कैसे बन रहा है? यहां पर कितना भी बड़ा वस्तु क्यों ना हो, उसका प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में काफी छोटा बन रहा है। और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी है कि वास्तविक? हमने पहले ही आपको बताया है कि अगर प्रकाश किरणें एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा। अगर हम उसको जबरदस्ती मिला रहे हैं आगे या पीछे बढ़ाकर, तब आपका आभासी बनेगा। यहां तो एक दूसरे को काट रही हैं, अपने आप काट रही हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब जो है कैसा होगा? वास्तविक होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा, ठीक है। ये हमारी पॉलिश सतह हो गई। बाकी सारी चीजें तो क्लियर है ना, ये सी वक्रता केंद्र, ये फोकस दूरी है। चलिए सेकंड केस देखा जाए। तो थोड़ा जल्दी में बता रहे हैं क्योंकि ये जो है आप परावर्तन का टॉपिक जो है सिलेबस में है नहीं, तो थोड़ा जल्दी जल्दी देख लो, ठीक है। ये केसेस से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो तीनों नियम। अगर तीनों नियम अच्छे से समझ लिए हो तो जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर वक्रता केंद्र, फोकस दूरी, इन सब के बारे में अभी तक नहीं जान रहे हो तो प्लीज़ जाके पीछे यानी कल का वीडियो आप लोग रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि कल के वीडियो के बिना ये वीडियो अगर समझोगे तो CF ये सारी चीज़ें क्या है कन्फ्यूजन में चलेगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्या है, सबसे पहले कल के वीडियो को देखिए, उसके बाद आज का वीडियो स्टार्ट कीजिए, ओके। चलिए सेकंड केस देखते हैं। जब वस्तु C से परे हो, यानी C से परे मान लेते हैं यहाँ कहीं वस्तु रखा हुआ, ठीक है। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सबसे पहली बात, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से भेजनी है हमने? दूसरी प्रकाश किरण हमने जो है वक्रता केंद्र से भेज दिया। तो दूसरी प्रकाश किरण जब वक्रता केंद्र से भेज दिए तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात क्या होती हैं? अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। क्यों? क्योंकि वक्रता केंद्र से जो भी प्रकाश किरण जाएगी वो सीधे सीधे दर्पण पर लंबवत पड़ेंगी, और जब दर्पण पर लंबवत किरणें पड़ेंगी तो अभिलंब इस बिंदु पर खींचेंगे तो ये भी इसी पर आएगा, यानी अभिलंब के साथ 0 अंश का कोण बनाएंगे। अगर 0 डिग्री के कोण पर आ रही हैं तो 0 डिग्री के कोण पर वापस जाएंगे भी, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रही हैं, तो यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वस्तु ऐसा रखा था तो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, यानी वस्तु का प्रतिबिंब जो है उल्टा बन रहा है। कितना बड़ा बन रहा है? छोटा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है, ठीक है। तो जब वस्तु C से परे हो तो उसका प्रतिबिंब C और F के बीच में वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक बनता है। यहां तक बात समझ में आई? चलिए थर्ड केस को देखते हैं। जब वस्तु क्या हो? C पर हो। जब वस्तु या बिंब जो है वो C पर है, तब कहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा? तो मान लेते हैं यहां पर कोई हमारा वस्तु जो है रखा हुआ है बिंदु C पर। तो यहां से एक प्रकाश किरण क्या होगी? बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ठीक है। और परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण कहां से जाएगी? दूसरी प्रकाश किरण जो है मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। और परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो परावर्तन के पश्चात कहां से गई? मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है।
अब देखो ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पर कट कर रही हैं यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। कैसे वस्तु का प्रतिबिंब बन गया? ए बी। जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। और वास्तविक और उल्टा बन रहा है। कैसे बन रहा है कि जब बिंब जो है हमारा सी पर होता है तो सी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बिंदु सी पर ही वस्तु के बराबर उल्टा और वास्तविक बनता है, ठीक है। उल्टा और वास्तविक बनता है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं केस 4 की तरफ। जब बिंब सी व एफ के बीच में हो, जब बिंब हमारा सी और एफ के बीच में है तब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो देखते हैं यहां पर कोई हमारा वस्तु रखा हुआ है या बिंब है, तो यहां से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर जाएगी, ठीक है। और परावर्तन के पश्चात कहां से होकर चली जाएगी? फोकस से होकर लौट जाएगी, ठीक है। और एक प्रकाश किरण कहां से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश किरण आई, तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कट किए, तो यहीं पर वस्तु का क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वस्तु हमारा सीधा था, प्रतिबिंब उल्टा बना, इतना बड़ा था इतना बड़ा बना, यानी वस्तु से बड़ा बना, ठीक है। तो C और F के बीच स्थित बिंब का प्रतिबिंब C से परे यानी C से दूर, परे का मतलब होता है दूर, C से परे वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। तो ये सारी केसेस समझ में आ गई चारों। तो चलिए अब इसके बाद जो केसेस है, केस नंबर 5 और 6, जब वस्तु का जब बिंब हमारा F पर हो यानी फोकस पर हो तब कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। 5वां केस है। 6ठा केस है जब ध्रुव यानी P और F के बीच यहाँ अगर हम किसी बिंब को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये 2 केसेस और हैं। चलिए इस दोनों केस को भी स्टडी कर लिया जाए। इसको अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, ठीक है। फिगर वैसे आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए केस नंबर 5 को देखते हैं। केस नंबर 5 है कि जब बिंब F पर, ठीक है, जब बिंब हमारा F पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो देखते हैं, ये इसका यहाँ पे C होगा, ये इसका F होगा, ठीक है। F यानी यहाँ पर कोई बिंब अगर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो भेजते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि 2 किरण भेजते हैं। क्या करते हैं? 2 किरण आरेख भेजते हैं और देखते हैं कहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है। एक तो भेजेंगे मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें कहां से होकर जाती हैं? परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती हैं। कहां से जाती हैं? मुख्य फोकस से होकर निकल जाती हैं, ठीक है। और दूसरी प्रकाश किरण कहां से भेजेंगे? दूसरी प्रकाश किरण भेजेंगे हम C से। कहां से? वक्रता केंद्र C से भेजेंगे, ठीक है। तो ये हमारा वक्रता केंद्र C है, यहां से हम दूसरी प्रकाश किरण भेजते हैं। तो दूसरी प्रकाश किरण जब यहां से हम पास करेंगे तो कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों आगे कहीं जाकर अनंत पर मिलेंगी, ठीक है। देखो ऐसे से बढ़ाएंगे तो ये दोनों आगे कहीं जाकर अनंत पर मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि इधर जो है फैलती हो जा रही है तो इधर ही मिलेंगी। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अगर वस्तु हमारा यानी बिंब जब फोकस पर स्थित है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर वस्तु से बहुत बड़ा वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। तो केस नंबर 5 आपको समझ में आया। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? अनंत पर, ठीक है। कैसे बन रहा है? वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है, उल्टा बन रहा और वास्तविक बन रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जब बिंब F व P के बीच हो, ठीक है, तो यहां इसका सेंटर पॉइंट C होगा, ये इसका F होगा, ये इसका ध्रुव P होता है। जब वस्तु यहां कहीं स्थित हो, जब वस्तु यहां कहीं स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कहां बनता है? तो यहां से जाने वाली प्रकाश किरण क्या होती है? मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर, और परावर्तन के पश्चात कहां से जाती है? फोकस से होकर निकल जाती है, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण कहां से जाएगी? वक्रता केंद्र C से होकर जाएगी, ठीक है। तो वक्रता केंद्र C से होकर जो प्रकाश किरण जाती है वो परावर्तन के पश्चात वापस अपने मार्ग पर लौट जाती है, यानी इधर को गई और इसी पे वापस आ गई।
अब ये दोनों प्रकाश किरणें आगे जा रही हैं तो फैलती हो जा रही हैं, तो मिलेंगी कहाँ? तो अगर इसको हम थोड़ा सा पीछे बढ़ाएं, ठीक है, इसको अगर हम पीछे बढ़ाएं दोनों किरणों के, तो देखो ये दोनों पीछे बढ़ाने पर कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या करेंगी? मिलेंगी। तो देखो दोनों को हमने पीछे बढ़ाया तो ये दोनों यहाँ एक दूसरे से मिलें तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बना? इसको पीछे बढ़ाया गया है तब प्रतिबिंब बना। यानी हमने पहले ही आपको बताया है कि जब प्रकाश किरणों को हम पीछे बढ़ाकर प्रतिबिंब बनाते हैं तो वो प्रतिबिंब हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी बनता है। और कैसा बन रहा है? वस्तु से बड़ा बन रहा है, सीधा बन रहा है। ठीक है, वस्तु से बड़ा और सीधा बन रहा है। अच्छा, आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर क्या है? तो आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में सिर्फ अंतर इतना है कि आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब को हम आसानी से पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके अवतल दर्पण में ये टोटल 6 केसेस थे। 6 केसेस को हमने स्टडी कर लिया। अगर आपको इन 6 केसों में कहीं पर भी कोई डाउट नजर आ रहा हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, वो आपको दोबारा से समझा दिया जाएगा कल के लेक्चर में। ठीक है, अगर नहीं कोई डाउट है तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर करो और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल आइकन का भी बटन दबाओ जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। चलिए अब अगला हेडिंग बनाओ, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है? इसमें केवल 2 ही केसेस हैं। 2 ही केसेस हैं। इसमें 2 केसेस कौन कौन से हैं? क्योंकि इसकी जो वक्रता केंद्र वो है अंदर की तरफ, इसकी फोकस दूरी भी अंदर की तरफ है। इसका ये यहाँ पे ध्रुव है, इसका ये यहाँ पर ध्रुव है। ठीक है, ये ध्रुव है, ये इसका फोकस बिंदु F हो जाएगा, ये इसका सेंटर पॉइंट C हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 ही कंडीशन, या तो वस्तु अनंत पर हो, अगर पास आएगा तो अनंत और P के बीच कहीं आएगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमने ले लिया, जब बिंब हमारा अनंत पर हो। तो मान लेते हैं यहाँ अनंत पर कोई बिंब है, तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहां से जाती हैं? फोकस से होकर जाती हैं। तो परावर्तन के पश्चात ये किरण कहां से जाएगी? ऐसे जाएगी। ठीक है, इसको ऐसे हम पीछे अगर बढ़ाएंगे तो ये लगेगा कि फोकस से होकर जा रही है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो आप लोग स्केल रख के अच्छे से बनाएंगे तो बढ़िया से बनेगा। ठीक है, तो ये आई और ऐसे चली गई, ये प्रकाश किरण आई और ऐसे चली गई। तो ये आगे तो कहीं मिलने से रहे नहीं, तो इसको हमने पीछे बढ़ाया तो ये दोनों एक दूसरे से कहाँ मिल रहे हैं? फोकस पर। तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ मिला हमें? फोकस पर। कैसा मिला? आभासी मिला, वस्तु से काफी छोटा मिला। ठीक है, आभासी और वस्तु से छोटा। अवतल और उत्तल में फर्क इतना है, दोनों में प्रतिबिंब बिल्कुल बिंदु के रूप में और फोकस पर ही मिलते हैं, लेकिन यहां पे वास्तविक मिलता है और यहां पे आभासी मिल रहा है। ठीक है, अभी भी इसके पहले जो हम केस नंबर फर्स्ट बताए थे अवतल दर्पण में, उसमें क्या देखने को मिला था? उसमें भी फोकस पर ही बन रहा था, लेकिन वहां प्रतिबिंब वास्तविक था, यहां प्रतिबिंब कैसा है? आभासी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं केस नंबर 2 की तरफ। केस नंबर 2 कह रहा है जब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और P, यानी P का मतलब होता है ध्रुव, इसके बीच में यहां कहीं पर स्थित हो, तब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? मान लेते हैं ये हमारा वस्तु स्थित है AB। एक प्रकाश किरण क्या होगी? मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर जाएगी। ठीक है, मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर ये प्रकाश किरण गई और परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? फोकस से होकर। परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? फोकस से होकर चली जाएगी। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण कहां से जाएगी? दूसरी प्रकाश किरण जो है वक्रता केंद्र से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? वक्रता केंद्र से गुजरेगी। ठीक है, तो वक्रता केंद्र से गुजारते हैं, ये रहा इसका वक्रता केंद्र। ठीक है, तो वक्रता केंद्र से दूसरी यहां से ऐसे गई, यहां पे टकराई और पुनः इसी रास्ते पर क्या हो गई? वापस लौट गई। ठीक है, क्योंकि ये जो है वक्रता केंद्र से जो भी प्रकाश किरण होकर जाती है वो सीधे क्या होती है?
इस दर्पण पर लंबवत पड़ती है, और दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश किरणें क्या होती है, परावर्तन के पश्चात अपने ही बिंदु पर या अपने ही मार्ग पर क्या होती हैं, वापस लौट जाती है। यानी इस रास्ते पर गई तो वापस इसी रास्ते पर लौट आई। और लेकिन इसको अगर हम पीछे बढ़ाएं तो ये दोनों एक दूसरे से एक जगह पर कट कर रहे हैं, यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो कैसा वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब यानी जब वस्तु हमारा अनंत व P के बीच में स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब P और F के बीच में वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनता है। ठीक है, तो ये दो केसेस थे हमारे उत्तल दर्पण में, क्योंकि इस उत्तल दर्पण में जो भी हमारी फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, फोकस बिंदु, ये सारी जो है वो सारे के सारे कहाँ, दर्पण के दूसरी साइड यानी पॉलिश सतह की तरफ है। ठीक है, जिधर से प्रकाश किरणें नहीं आती हैं। तो अब बताइए, यहां तक अगर आपको कोई डाउट हो, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इन दोनों केस दर्पणों में अगर किसी भी केस में आपको डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। अगर नहीं डाउट हो तो इसके आगे के वीडियो कल के सेशन में स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर